वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज से राम्या की नींद टूटी। ओ, ये कैसी आवाज थी? काम करते करते थकान से न जाने कब उसकी आंखें लग गई थी। लैपटॉप भी बेचारा जागते जागते अब सो चुका था। लैपटॉप ऑन करके ही वो झपकी में चली गई थी। माउस हिलाने पर फिर से जाग उठा। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। बर्तन गिरने की आवाज तो क्या टूटाई उठकर रसोई की तरफ गई है? ये लड़की भी ना दिन ब दिन शरारती होती जा रही है। पर क्या करे राम्या, बेचारी बच्ची ने जिंदगी में जो कुछ देखा था उसकी सहज सुलभ प्रवृत्ति तो जैसे मर सी गई थी। आज अगर वो जाग रही है तो थोड़ा बहुत अच्छा ही तो है। शायद उस ट्रॉमा से बाहर आ रही है वो। टूटाई टूटाई आवाज लगाते लगाते वो ड्राइंग रूम के पास से होते हुए रसोई तक पहुंची और वहां की हालत देखकर चौंक उठी। ये टूटाई ने क्या किया? चारों ओर बर्तन बिखरे हुए थे, पर अगले ही पल राम्या चौंक उठी। ये काम टूटाई का नहीं हो सकता, क्योंकि बर्तनों के सेल्फ में से जिस जगह से बर्तन फेंके गए थे वहां तक तो खुद राम्या भी नहीं पहुंच पाती है। उसे भी बड़े वाले स्टूल की जरूरत पड़ती है वहां से सामान निकालने या रखने के समय। ऐसे में छोटी सी टूटाई नहीं तो फिर कौन? टूटाई टूटाई मिमी, मैं यहाँ हूँ, आओ आप। टूटाई की दबी सी आवाज से वो चौंक उठी। जल्दी से उसके कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही गई वो चौंक उठी। टूटाई कहीं नहीं थी। कहां गई ये लड़की? और वो आवाज, टूटाई टूटाई मिमी। आवाज बेड के नीचे से आ रही। राम्या ने तुरंत ही झुककर देखा और चौंक पड़ी। टूटाई अपने आप को कंबल में समेटे बेड के नीचे बैठी थर-थर कांप रही। क्या हुआ? बाहर आ। मिमी, तुम भी यहाँ आ जाओ। क्या? हाँ। बड़ी मुश्किल से मान मनौती करके उसने टूटाई को बाहर निकाला और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मिमी, मैंने कहा था ना, वो घूमता है घर में और चाकू चूमता है। चौंक पड़ी थी राम्या। बच्ची ने क्या देख लिया? अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात थी। राम्या बस स्टैंड पर बैठी बस का इंतजार कर रही। उसके पैरों में अजीब सी थरथराहट थी। पैरों में क्या, पूरे शरीर में ही थरथराहट थी। आज जैसे उसका जीवन पूरी तरह से अंधेरों में भर चुका था। पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सीधी सादी सी जिंदगी थी उसकी। घर, दफ्तर, पैसों की कमाई और जीवन को बनाना। माँ पिता तो 4 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में जा चुके थे। जैसे तैसे खुद के जीवन को संवारने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक के बाद एक। और आज तो देखो राम्या, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। इसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अगर तुमने
प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो बट सर आप जानते हैं मैं कितनी मेहनत कर रही हूं सर। दिन के 12-15 घंटे मैं ऑफिस में ही लगा देती हूँ, घर पर भी, पर टारगेट बहुत ज्यादा है सर। कोई भी देखो, कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें पूरा करना है करो, वरना कहीं और जॉब देख लो। तुम जैसी बहुत सी लड़कियां पड़ी है जो 20-20 घंटे काम करके भी प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, समझी? सर मेरी परेशानी को समझिए सर। अभी अगर यहां से जॉब छूट जाएगी तो मैं क्या करूंगी? देखो राम्या, मैं समझता हूं। मिस्टर सान्याल, राम्या के बॉस, व्यवहार में बहुत कमीने किस्म के इंसान थे। हर एम्प्लॉय से 12-12, 15-15 घंटे काम करा लेते थे। अचानक राम्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं राम्या, तुम जिस दौर से गुजर रही हो, ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कंपनी को समझाने की, मगर तुम जानती हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, वहां सिर्फ मेरी बात नहीं चलती है। और वैसे अगले ही पल राम्या का पूरा शरीर झकझोर उठा। सान्याल के हाथ अब उसके कांधे से धीरे धीरे उसके सीने की तरफ बढ़ रहे थे। ये क्या कर रहे हैं सर आप? हा, इतनी सीधी मत बनो राम्या, तुम जानती हो मैं क्या कर रहा हूं। और आजकल की लड़कियां तो मॉडर्न होती है, तुम भी मॉडर्न होगी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा तुम्हें तो पता ही है मेरी पत्नी के साथ मेरे कैसे रिलेशन है। ऐसे में ऑफिस की टेंशन, परेशानी किसी के साथ तो मैं वो नहीं हूं सर, कहते हुए खड़ी हो गई वो। बेवकूफों वाली बात मत करो राम्या, तुम जानती हो तुम्हारी क्या हालत है। मेरे साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और तुम्हारा प्रमोशन पक्का। हाँ, और इंक्रीमेंट भी, और अब से प्रोजेक्ट का बर्डन भी नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। कमीने कुत्ते, तू अपनी बेटी को ऐसा बोल, समझा? कहते हुए बिजली की फूटती से बिना किसी को कुछ बताए ऑफिस से तेज कदमों से निकल गई थी राम्या। बस स्टैंड पर बैठी बस का इंतजार कर रही थी। जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर उसका पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। कोई इंसान इतना कमीना हो सकता है कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की से। तभी मोबाइल का नोटिफिकेशन बज उठा। एसएमएस देखते ही राम्या के हाथ पांव ठंडे से हो गए थे। टर्मिनेशन लेटर था मैसेज में। नौकरी जा चुकी थी, मगर नौकरी जाना एक समस्या नहीं थी। समस्या थी कि आगे क्या करेगी। इसी नौकरी के भरोसे तो उसने इतने सारे लोन्स ले रखे थे। उसकी ईएमआई कहां से चुकाएगी? और फिर टूटाई उस नाजुक बच्ची की जिम्मेदारी भी तो उसके ऊपर ही थी। उसका भविष्य, उसके स्कूल की फीस। अभी तो साल का 6 महीना पूरा होने आ रहा है। सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। बड़ी बहन दुनिया से जाने से पहले अपनी निशानी के रूप पे टुकाई को छोड़ गई थी, मगर और कुछ नहीं छोड़ पाई थी उसके नाम से। छोड़ती भी कैसे? था ही क्या बेचारी के पास। उस कमीने राक्षस से शादी होने के बाद उसका जीवन तो जैसे बर्बाद सा हो गया था। वो नरपिशाच सिर्फ शरीर की भूख और शराब की प्यास जानता था। ना कमाता ना धमाता। दीदी ही काम करके किसी तरह से परिवार को चला रही थी, और ऐसे में टुटाई का जन्म थोड़ा सा संबल था उसके लिए। पर उस रात उस हरामखोर ने जिंदा जला डाला था दीदी को। और ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा था उस नन्ही सी जान ने। किसी तरह से उसे भुलाकर अपने साथ ले आई थी वो। पर अब नौकरी जाने के बाद वो क्या करेगी? कैसे करेगी? कोई भी तो नहीं है उसका सहारा कहने को इस दुनिया में।
ऊपर से वो राक्षस जेल से छूट गया है। और सारी बातें सोच सोच कर उसका शरीर कांपने सा लगा था। महसूस हो रहा था जैसे बुखार चढ़ रहा हो। एक ही पल को उसे ऐसा लगा चक्कर खाकर वो जमीन पर गिर जाएगी। तभी अचानक किसी के कांधे ने उसे सहारा दिया। अरे अरे देखो, संभालो, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? बैठो यहाँ बैठो, आराम से बैठो, मैं पानी लाती हूं। एक अनजान महिला उसके पास पहुंची थी। थोड़ी देर में वो पानी लेकर आई। पानी पीकर उसने थोड़ा सा ढांढस बांधा। जिंदगी बहुत परेशानी में गुजर रही ना? कौन है आप? आपने कैसे जाना? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। आंखों के नीचे ये काले घेरे उखरे बिखरे बाल, सब कुछ तबाह सा हो रहा है ना जिंदगी में। हाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? देखो, हम जैसी असहाय महिलाओं की मदद के लिए एक जगह है। तुम जाओगी? कहां? डरने की बात नहीं है। एक हीलिंग सेंटर है, सियावो, चाइनीज नाम है। चाइनीज पद्धति सिखाती हैं दीदी। वहां एक दीदी है जो तुम्हें चाइनीज पद्धति में कुछ मेडिटेशन सिखाएंगे। पर विश्वास रखो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये लो कार्ड, इसमें उनका फोन नंबर और एड्रेस है। एक बार उनसे जरूर मिलना। मैं भी तुम्हारी तरह ही जिंदगी के अंधेरों से गुजर रही थी और आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से सेटल है। सच कह रही। रम्या बात कर ही रही थी कि अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, मिमी वो आया था। मुझे उसके साथ नहीं जाना। कौन आया था? टुटाई कौन आया था? पापा। क्या? वो जेल से छूट गया? छूटकर कमीना सीधा यहीं आया? नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें नहीं ले जा पाएगा। चिंता मत करो टुटाई, मैं अभी आ रही हूं। गुर्राकर खड़ी हो गई थी राम्या और चल पड़ी सी वहां से। मगर जल्दबाजी में वो नहीं देख पाई कि उस औरत की आंखें एक टक उसकी ओर देख रही थी। छोटा सा कमरा था, 2 लोगों के बैठने की जगह होगी। मध्यम अंधेरा सा फैला था। कुछ मोमबत्ती की रोशनियां कमरे को रोशन कर रही। सामने बैठी महिला ने बहुत अजीब अजीब तरह के ब्रेसलेट और गले के हार पहने हुए थे। बोल पड़ी, तो तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो राम्या? जी, पूरी तरह से। अच्छा राम्या, तुम्हारी दीदी की मौत कैसे हुई थी? मौत नहीं हुई थी, उनकी हत्या की गई। उस कमीने पाषाण ने उन्हें जिंदा जलाकर मार दिया। और नन्ही टुटाई ने सब कुछ देखा, है ना? हाँ। बड़ी मुश्किल से उसे मैं भुलाकर जिंदगी में वापस ला रही हूं तो वो कमीना जेल से छूट गया है और बार बार हमारे घर आता है, जिद करता है टुटाई को अपने साथ ले जाएगा, पालेगा उसे। अपनी बीवी को तो पाल नहीं सका, हरामखोर। अब मुझे मालूम है वो टुटाई को सिर्फ इसलिए ले जाना चाहता है कि उसके खिलाफ वो गवाही ना दे। वही तो इकलौती गवाह है उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने की। अगर उसे वो मिल गई तो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा वो। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। पर मैं क्या करूं? जिंदगी से बेजार हो चुकी हूं मैं, हर तरफ से निराश हो चुकी हूं मैं। शांत राम्या, शांत। तुम जैसे जिंदगी से मजबूर और परेशान लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ही तो मेरा ये हीलिंग सेंटर है। हम यहां पे
ताओ नामक एक चाइनीज मेडिटेशन पद्धति अपनाते हैं। ताओ बहुत सरल प्रक्रिया है, मगर यह तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ देगा। पर हां, इसे करने के कुछ नियम हैं राम्या, और उन नियमों में किसी भी तरह कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती हुई तो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो इसे करने के लिए? हाँ, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। किसी भी तरह से मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है। ठीक है, तो सुनो। ताओ मेडिटेशन में कुछ मंत्र मैं तुम्हें लिख के दूंगी, और एक सफेद कागज की जरूरत पड़ेगी, और एक कमरा जो बिल्कुल खाली हो राम्या। ध्यान रखना, कमरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, इस मेडिटेशन को करने के दौरान उस कमरे में तुम अकेली रहोगी। पूरी प्रक्रिया के अंत तक तुम्हारे अलावा उस कमरे में कोई ना आए। बस इस बात का ध्यान रखना। कागज में तुम्हें एक गोल घेरा खींचना है, और उस घेरे के ठीक बीचों बीच अपनी उंगली रखनी है, और इन मंत्रों का जाप करना है। जैसे जैसे तुम मंत्रों का जाप करती जाओगी, तुम्हारे उंगली के सिरे गर्म होते जाएंगे, बहुत गर्म, और एक समय ऐसा आएगा जब तुम कागज पर हाथ नहीं रख पाओगी। बस यही वो समय होगा जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। राम्या ने पूरी प्रक्रिया और मंत्रों को सीख लिया और उनकी फीस देकर घर वापस आ गई। पर फिर कुछ दिनों तक वो कुछ भी न कर सकी। नौकरी की तलाश, उस कमीने से सामना, सब कुछ करते करते थक चुकी थी वो। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। शाम होते होते बारिश का दौर और तेज हो गया। टुटाई की तबीयत भी 2 दिन से ठीक नहीं है। बुखार में तप रही बच्ची। मौसम चेंज होने पर बच्चों का ऐसा तो होता ही है। आज किसी की भी आने जाने की कोई संभावना न देखते हुए राम्या अपने घर के उस कमरे में चली गई जिसमें कभी उसके माता पिता रहा करते थे। उनकी मौत के बाद उस घर का एक एक सामान धीरे धीरे से उसने बेच दिया। पुरानी यादों को रखकर क्या फायदा। बस एक अलमारी पड़ी थी, और उस अलमारी के अंदर थी एक पुराने जमाने का छाता। राम्या के दादाजी का छाता था ये। उस जमाने के सामान इतने मजबूत होते थे कि आज भी इसे उपयोग किया जा सकता है। इसलिए राम्या ने उसे अपने पास रखा हुआ है। और एक रस्सी का गुच्छा, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। सुसाइड करने के लिए कुछ तो सामान चाहिए ना। ये दोनों सामान के अलावा और कुछ भी नहीं था। राम्या ने समझा ये सामान निरापद है, इनके रहने से उसके प्रक्रिया में कोई बाधा ना होगी। कमरे के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे के बीच में राम्या बैठ गई। सफेद कागज पर सर्कल बनाया और उंगली रखकर मंत्रों का जाप करने लगी। मन ही मन बोल पड़ी, सान्याल कमीने, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ तुझे तो सजा जरूर मिलनी चाहिए, तुझे तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। अभिजीत भट्टाचार्य, हरामजादे राक्षस, तूने मेरी बहन को जान से मारा है, तुझे भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे राम्या मंत्रों का जाप कर रही थी और मन में ये बातें सोच रही, उसने महसूस किया उसकी उंगली का सिरा सच में गर्म होने लगा है। और एक बार में उसने अपनी उंगली कागज से हटा ही ली। तभी वो चौंक पड़ी। कागज के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा काला बिंदु बन गया था, जैसे कागज को किसी ने जलाया हो। पर इन सब बातों के बीच राम्या एक बात को ध्यान देना भूल गई थी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, वो दरवाजा जो वह खुद बंद करके आई थी।
वो कैसे खुल गया था, इस बात का किसी को भी पता नहीं। धीरे धीरे राम्या की जिंदगी पटरी पर आ रही थी। एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी, काम, पैसा सब कुछ ठीक ठीक होने लगा था। परंतु पिछले कुछ दिनों से एक अजीब बात घर में देखने में आ रही थी। टुटाई अक्सर शिकायत करती थी कि वो घर में किसी को घूमता हुआ देखती है जो एक बड़ा सा चाकू तलाश रहा है। इस उम्र में बच्चे अक्सर हेलुसिनेशन का शिकार होते हैं, इसलिए राम्या ने इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उस दिन राम्या एक मीटिंग में थी। हीलिंग सेंटर की दीदी सामने बैठी हुई महिलाओं को संबोधित करते हुए कह रही थी, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारे हीलिंग सेंटर का मुख्य लक्ष्य महिलाओं की मदद करना, असहाय, परेशान, दुखी महिलाओं। और हमारा ये हीलिंग सेंटर आपको सिखाता है एक ऐसी प्रक्रिया जो बहुत साधारण सी है मगर जिंदगी बदलने वाली। मैं निवेदन करूंगी राम्या से, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही हमारा हीलिंग सेंटर ज्वाइन किया है और आज उनकी जिंदगी बदल गई। कैसे बदल गई है वो खुद बताएंगे। राम्या, मैं शुक्रगुजार हूं दीदी। मैं तो लगभग सब कुछ खो चुकी थी, नौकरी, परिवार, मगर जब से मैंने ये मेडिटेशन करना शुरू किया है, धीरे धीरे मेरी जिंदगी सच में बदलने लगी है। सब कुछ पटरी पर आने लगा है। हीलिंग टीचर बोल पड़ी, असली में क्या है जानती हो राम्या? हम यहाँ कोई जादू, कोई मैजिक नहीं करते, बल्कि हम कंट्रोल करते हैं अपने शब्दों को। हाँ, हमारे शब्द जीवित होते हैं। हमारे शब्द हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस बात पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शब्द ही हैं जो हमारी जिंदगी को संवार सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो शब्द जो हम अपने आप से कहते हैं। एकांत में, अपने मन में हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वो शब्द और खतरनाक होते हैं, और इन्हीं शब्दों पर काबू करना चाहिए। तभी अचानक राम्या का फोन बज उठा। पड़ोस की चक्रवर्ती चाची का फोन था। अभी जब राम्या ऑफिस में होती है तब टुकाई स्कूल से लौटकर कुछ समय तक उन्हीं के यहाँ रहती है। फिर ऑफिस से लौटकर राम्या उसे घर ले जाती है। एक समय राम्या की मां ने चक्रवर्ती चाची की पैसों से बहुत मदद की थी। बहुत मुसीबत में था उनका परिवार। आज उसी का हिसाब चुका रही हैं वो, राम्या की मदद करके। हेलो राम्या, मगर ये आवाज तो किसी और की थी। हाँ, कौन? मैं सान्याल दादी बोल रही हूँ, तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। हाँ, पर ये तो, हाँ, चक्रवर्ती जी का नंबर है, मैंने उन्हीं के फोन से फोन कर रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ? टुकाई कहाँ है? टुकाई ठीक है, मगर चक्रवर्ती जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है। क्या? हाँ, वो तुम्हारा राक्षस जीजा आया था। आज तो हद पार कर दी उसने। बच्ची को ले जाने के लिए किसी भी तरह से तैयार था, मार पीट पर तो उतारू हो गया था। जब चक्रवर्ती जी ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्हें सर पर चोट कर दी, पास ही पड़े पत्थर से। क्या? हाँ, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। कैसे वो? ज्यादा चोट नहीं आई है। और टुकाई को कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें क्या लगता है हम मोहल्ले की महिलाएं उस राक्षस को सफल होने देंगी? मोहल्ले के पुरुष और महिलाओं ने मिलकर उसे मार पीट कर भगा तो दिया है, पर तुम्हें अब कुछ करना होगा। इस तरह से नहीं चलेगा। सभ्य लोगों का मोहल्ला है। कोई इंसान इस तरह से आकर अक्सर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करे तो, और आज तो देखो हद हो गई है। हाँ,
आज हद हो गई थी। अब इस आदमी को सबक सिखाना ही होगा। उस रात टुकाई के सोने के बाद राम्या उस कमरे में फिर से अकेले गई। फिर से कागज पर गोला बनाकर मंत्र जाप करते हुए उसका पूरा तन बदन जैसे आग से जल रहा था। हरामजादे, कमीने, कुत्ते, मेरी बहन को मारकर भी तुझे शांति नहीं मिली। अब इस नाजुक बच्ची को तू मार कर खुद के पाप छुपाना चाहता है। फांसी क्यों नहीं होती तुझे? फांसी क्यों नहीं हुई? इस तरह के राक्षस को कानून भी रक्षा करता है। इस देश का कानून किसी काम का नहीं है। यहाँ बेगुनाह तड़पते हैं और मुजरिम इस तरह से लोगों को सताते हैं और कानून का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मेरा बस चले तो मैं तुझे मार कर जेल चली जाती, मगर इस बच्ची को कौन देखेगा? नहीं, तुझे सजा मिलनी चाहिए। तू मरना होगा तुझे मरना होगा। मरना। कहते कहते फूट फूट कर रो पड़ी थी राम्या, और उसे इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि कागज पे रखी उसकी उंगली लगभग धधक सी रही थी। अचानक ही एहसास होने पर उसने कागज से हाथ हटाया और अगले ही पल जो कुछ देखा उसे देखकर वो चौंक पड़ी। कागज पूरा काला स्याह हो गया था और अगले ही पल राख बनकर हवा में गायब हो गया। जैसे किसी ने आग से उस कागज को जला दिया। लड़खड़ाते कदमों से अभिजीत अपने घर की तरफ जा रहा था। जुबान पर गालियां थी। साले रंडी, क्या समझती है? मेरी बेटी से मेरे खिलाफ गवाही दिलाएगी? साली की बहन को जलाकर मार डाला तो क्या बुरा किया है? जब देखा तब साली। अरे मर्द की जिंदगी है, थोड़ा सा मजा करे ना। शराब पीना, बाहर की औरतों के साथ मजे करना, मर्द को ही तो ये सब फैसिलिटी मिली हुई है। करता हूं तो क्या हुआ? अरे साली नौकरी क्या करती थी? ऐसा घमंड है? पति के लिए कमा रही है, कोई एहसान कर रही है। साले मार डाला साली को, अब उस बच्ची को भी मार डालूंगा। साली फिर कान मुझे सजा दिलाता है, मैं भी देखता हूँ। चलते चलते अचानक वो ठिठक गया। रास्ते के ठीक बीचों बीच एक आकृति खड़ी थी जो हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। अबे कौन है बे? इस सड़क पे रात को खड़ा है, हट रास्ता दे। मगर उसके कहने का कोई भी असर ना हुआ। गुस्से से तिल मिलाता हुआ अभिजीत उसके पास पहुंचा। धक्का देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक वो चौंक पड़ा। वो आकृति अचानक बड़ी और बड़ी होने लगी। ये क्या हो रहा है? करीब 8 फुट लंबी एक इंसानी आकृति इस वक्त उसके सामने खड़ी थी, जिसके एक हाथ में था एक बड़ा सा छाता और दूसरे हाथ में रस्सियों का गुच्छा। छाता, रस्सी, इसे क्या करेगा बे तू? अगले ही पल रस्सियों का गुच्छा अभिजीत के गले में लिपट गया और वो छाते की नोक उसके सीने पर धंसती चली गई। कुछ देर तक छटपटाकर उसका शरीर निढाल हो गया।